नमस्कार बच्चों। अध्ययन के क्रम में हम सब गद्य खंड के पाठ 2 लहासा की ओर पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं। प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। पहले वाले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उन्हीं विधाओं में एक विधा है यात्रा वृत्तांत। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करते हुए बताया है कि वो जिस मार्ग से तिब्बत गया था, उसी मार्ग से भारत से चीज़ें वहाँ जाया करती थीं। लेखक कहता है कि उस रास्ते में पुराने किले जिनमें चीनी सेना रहती थी, बहुत सारे ऐसे किले थे। तिब्बत में औरतें पर्दे में नहीं रहती थीं, छुआछूत भेदभाव कोई नहीं मानता था, जाति पाति ये सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल नहीं थी। अनजान होने पर भी तिब्बती आपको पूरी सहायता करते थे। आप अपनी पसंद की चाय तक बना कर पी सकते थे। वहाँ सुमति नामक एक मंगोल बिच्छू से लेखक का परिचय हो जाता है। भिखारी होने के बावजूद लेखक को वहाँ रहने के लिए एक अच्छा स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया था। अब हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक यहाँ बताते हैं कि दूसरे दिन वो घोड़ों पर जब घोड़े की व्यवस्था हो जाती है, तो घोड़े पर सवार होकर वो ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगते हैं। डांडे मतलब ऊंचा स्थान। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। जब दोपहर हुआ तो वो डांडे के ऊपर जा पहुँचे और इस समय लेखक समुद्र तल से लगभग 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा था। हमारी दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा, पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हजारों श्वेत शिखर गुजर चुके थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे का यहाँ पे तात्पर्य होगा टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, थोड़ा टीले के आकार का ऊंचा स्थान, उसको हम भीटे कहते हैं। तो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे का तात्पर्य क्या है? न वहाँ बर्फ थी और न ही किसी तरह की हरियाली थी। वो पहाड़ बर्फ से ढके हुए नहीं थे, बिल्कुल नंगे थे। उत्तर की तरफ बिल्कुल कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। उत्तर दिशा की तरफ लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। सर्वोच्च स्थान पर यानी ऊंचे स्थान पर
देखा, तात्पर्य हमने पहले ही बताया था ऊंची ज़मीन जो होता है। तो वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि इन ऊंचे स्थानों के एक देवता होते हैं, एक देवता होते। तो उस डांडे पर एक देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जहाँ पे पत्थर के ढेर थे और जानवरों की सींगों के साथ साथ रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से उस स्थल को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा हमें मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें उतरना होता है तो बहुत ही आसानी से हम उतर जाते हैं। थोड़ा कम परिश्रम हमें करना पड़ता है। चढ़ाई तो हाँ, यहाँ तक हो गया था। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मार्ग था तो जाहिर सी बात है एक दो लोग और साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उनका जो घोड़ा था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, उनका जो घोड़ा था वो धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक ने अनुमान लगाया कि चढ़ाई की, भाई पशुओं को भी थकावट होती है, तो लेखक ने ऐसा अनुमान लगाया कि थकावट के कारण उनका घोड़ा ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक बिल्कुल मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और ऐसी स्थिति में वो अन्य लोगों से बहुत ही पिछड़ गया और मैं दोन क्वी कस्तो की तरह, दोन क्वी कस्तो ये एक स्पेनिश उपन्यास का एक पात्र है, नायक। एक स्पेनिश उपन्यास है जिसका यह पात्र है जो सदैव घोड़े पर चलता रहता था। तो लेखक यहाँ पर उस पात्र का उदाहरण देते हुए बताता है कि मैं दोन क्विक कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता है। जब लेखक जोर देने लगे तो वो और सुस्त पड़ गया। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक ऐसे जगह पर वो पहुंचते हैं जहां से दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस स्थल पे वो पहुंचे वहां से दो रास्ते निकल रहे थे, तो वो बाएं वाले रास्ते पर निकल पड़े और मील डेढ़ मील चल पड़े। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। एक डेढ़ मील पहुंचने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है और वहां जब वो पूछते हैं तो उन्हें वहां से ये पता चलता है कि लंगकोर का जो रास्ता था वो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। लेखक को फिर से पुनः वापस आना पड़ा और फिर से वो दाहिने का रास्ता पकड़ते हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति जो उनके मित्र थे, मंगोल भिक्षु, वो मिले इंतजार करते हुए। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। तो आदमी जब गुस्से में होता है तो उसका चेहरा और लाल हो जाता है। तो लेखक बता रहे हैं उनका पूरा चेहरा जो है बिल्कुल गुस्से से एकदम लाल था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, 3-3 बार चाय को गर्म किया
मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जो सुमति थे वो काफ़ी गुस्से में थे और कहते हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे, कंडे मतलब गाय और भैंस के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, जो ईंधन के काम में आते हैं। गांव में लोग, जो किसान वर्ग होता है, जो पशु पालन करता है, वो गाय और भैंसों के गोबर से जो है उपलों को बनाता है और उनको जलाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो उसी का प्रयोग करके वो 2-3 बार चाय को गर्म करते हैं। आगे सुमति कहते हैं आगे इस बात पे आगे लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक सुमति के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह उनको गुस्सा भी आता था, उसी तरह वो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते थे, नरम भी हो जाते थे। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पे ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। तो पहले वहाँ भी लंगकोर में भी उनको ठहरने के लिए काफ़ी अच्छा जगह मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ भी थे, उनके यजमान थे। तो पहले वहाँ उनको चाय मिला, सत्तू मिला, वो खाए, और रात के समय उनको गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है जिसमें जो है कि एक विशेष प्रकार से उसको पकाया जाता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह उसको पकाया जाता है। थुक्पा को सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह उसको पकाया जाता है। तो इस खाद्य पदार्थ को रात्रि के समय उन्होंने खाया। आगे लेखक अपनी यात्रा का चर्चा करते हुए बताते हैं, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी एक स्थान का नाम है और ये एक विशाल मैदान था जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू जिसे द्वीप कहते हैं, द्वीप आप लोग जानते होंगे बच्चों, ऐसा स्थान जो चारों ओर जल से घिरा स्थल होता है उसे टापू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी, ये टापू की तरह प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ, इस मैदान के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। इस मैदान के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो लेखक ने यहाँ पे टापू की उपमा दी है, उस मैदान को टापू की उपमा दी है कि ये जो मैदान था बिल्कुल टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। और इसी मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी समाधि गिरी। गिरी का तात्पर्य होता है पर्वत, पहाड़। समाधि का तात्पर्य है वह अवस्था जब हम ईश्वर के ध्यान में बिल्कुल लीन हो, ऐसा स्थल
जहाँ पर हम ईश्वर के ध्यान में बिल्कुल लीन हो। दूसरी अर्थ में इसको कह सकते हैं ऐसा स्मारक जहाँ कोई मृतक या उसकी अस्थियां गड़ी हों। दूसरे अर्थ में हम इसको कह सकते हैं। तो उस जो है पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। यहाँ पे बच्चे आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी पत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। गंडे एक प्रकार का मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता था। जैसे कि हमारे धर्म में जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हम वहाँ से प्रसाद लेकर के आते हैं और उस प्रसाद को लोगों में बांटते हैं। तो जो सुमति थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म में इन गंडों की बहुत ही बड़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र होते हैं, इनको घर में रखने से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है समाप्त हो जाती है। इन गंडों के प्रति बौद्ध धर्म में काफ़ी मान्यता है, काफ़ी विश्वास है। तो जो सुमति थे वो अपने यजमानों को यह पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे वितरित करते थे, बांटते थे प्रसाद के रूप में। लेखक बता रहा है कि यह कभी खत्म नहीं होते थे, क्योंकि बोध गया से लाए हुए जब कपड़े खत्म हो जाते थे, बोध गया यहाँ पे स्थान का नाम आया है, आप लोग को ये पता होगा कि बोध गया बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर है। यही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह बौद्धों का पवित्र स्थल है। तो यहीं से ये गंडे सुमति लाते थे और अपने यजमानों में वितरित करते थे। और जब कभी ये गंडे समाप्त हो जाते थे तो कोई भी कपड़ा लेकर के उसे वो गंडा बना देते थे और लोगों में वितरित कर देते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो लेखक यहाँ सुमत के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि तुम जिस गांव में ठहरे हो वहीं पे गंडे बांट दो, आसपास के गांव में मत जाओ, क्योंकि यदि तुम आसपास के गांव में जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हम लहासा समय से नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सुमति जब इन गंडों को बांटते थे तो उन गंडों के बदले में इन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे। तो इस लालचवश सुमति आसपास के गांव में भी जाना चाहते थे। तो लेखक कहते हैं कि आपको आसपास के गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लहासा पहुंचकर आपको उसके बदले में रुपए दे दूंगा। सुमत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का तात्पर्य होता है भारवाहक, जो सामान को ढोता है। तो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की
तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि 10-11 बजे का समय हो चुका था, तेज धूप में चलना था। तिब्बत की जो धूप थी उसकी एक अलग ही विशेषता थी। यद्यपि वो बहुत तेज होती थी, लेकिन यदि हम मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म भी हो जाती थी, क्योंकि पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण ऐसा होता था। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। सामने से धूप पड़ रही है, जिसके कारण चेहरे पर धूप जो है सीधे पड़ रहा है और जिसके कारण चेहरा बिल्कुल जल रहा है और पीछे की तरफ कंधा बर्फ हो रहा है। ये स्थिति थी वहां की। अब पीछे की तरफ जो पीठ थी, चूंकि उधर पीठ की तरफ धूप नहीं पड़ रहा था, तो चारों तरफ पहाड़ी इलाका था, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के कारण पीठ जो कंधा था वो बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमंत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमंत की इच्छा थी कि वो एक यजमान से और मिल ले, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर बिहार की ओर स्थान का नाम है, चलने के लिए उनसे कहते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। मठ जो बौद्ध भिक्षुओं के मठ होते थे, उन्हीं के हाथों में ये जागीर का बहुत सारा हिस्सा रहता था और वो बौद्ध भिक्षु ही उसकी देखरेख करते थे। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बेगारी में उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, बिना पैसे के वो कार्य करते हैं, तो ऐसे मजदूर वहाँ मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जो भिक्षु भेजा जाता था वो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था, उसकी बहुत मान सम्मान हो रहता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत सभ्य थे, बहुत सज्जन थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि वो एक भिक्षु के रूप में, एक भिखारी के रूप में यात्रा कर रहे थे। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था, मेरा रूप ऐसा नहीं था कि उन्हें मेरा विशेष ख्याल करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि वो इतने सभ्य थे तो वो काफ़ी अच्छे से इनके साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजुर का मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। उस मंदिर में बुद्ध वचन जो कि अनुवाद किया गया था कि हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन
भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। शेर माप तौल का एक मैट्रिक पैमाना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 15 किलो एक शेर में जो है कि 900 ग्राम होता है, तो लगभग आप मान सकते हैं 15-15 किलो से कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यहाँ पे आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो वो 103 जो हस्तलिखित पोथियाँ थीं उनको लेखक पढ़ने में बिल्कुल मग्न हो चुका था। वो इतना मग्न हो चुका था कि अब उसे बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं था। जब सुमति कहते हैं कि मुझे आसपास के गांव में अपने यजमानों के पास जाना है, तो वो बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है आप जाइए। उतने वो उन पुस्तकों को पढ़ने में वो इतने लीन हो चुके थे कि वह सुमति को स्वीकृति दे देते हैं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक ने अनुमान लगाया था कि लगभग इनको 2-3 दिन लगेंगे, तब तक मैं इन पोथियों को पढ़ डालूंगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि लेखक ने किस तरह से तिब्बत के दुर्गम मार्गों का अपनी इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वर्णन करता है। एक बार पुनः मैं संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा कि लेखक बताते हैं कि पहाड़ों के टापू के समान वो जो स्थान था, वो मैदान था, प्रतीत होता है। ये लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें तिंगरी समाधि नामक एक पहाड़ी दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। इस गांव में भी सुमति के जान पहचान के अनेक लोग होते हैं, यजमान होते हैं। उन यजमानों को वो गंडे वितरित करते हैं जो कि बोध गया से लाया गया होता है। बोध गया से लाया गया होता है। वहाँ पे छोटे छोटे जागीरदार स्वयं खेती करते थे और इन खेती की देखभाल जो है भिक्षु किया करते थे, जो किसी राजा से कम नहीं होते थे। शंकर का मुखिया अत्यंत सज्जन था। वो लेखक से बहुत प्रेम से मिलता है। उन्हें एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पे लगभग लेखक को 103 पोथियाँ मिलती हैं, जो लगभग 15-15 किलो वज़न की होती हैं। हस्तलिखित पोथियाँ होती हैं, वो उनको पढ़ते हैं और बाद में वो नमसे से विदाई लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप सभी लोगों को यह यात्रा वृत्तांत भली भांति समझ में आया होगा। कहीं भी यदि कोई कठिनाई हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। थुंगला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों?
तो हमने इसको पढ़ा है कि लेखक भिक्षु के वेश में था। उसे एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल गया था, जिसके कारण वो वहाँ ठहरने के लिए उचित स्थान पा जाता है। किंतु जब 5 वर्ष पश्चात घोड़े पर सवार होकर भद्रवेश में रहने के साथ लेखक उसी रास्ते से चलता है, उसे किसी ने नहीं पूछा, कारण कि लोगों को कुछ अनिष्ट होने की आशंका लगने लगी। इसी कारण किसी ने उन्हें ठहरने का जगह नहीं दिया। 5 वर्ष में काफ़ी कुछ परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी थीं। अन्य प्रश्नों के उत्तर आप इस पाठ का अध्ययन करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।